माँ। तो देखिए मटेरियल तो उतना ही है, फिर से मैंने मिलाया, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा बच्चे, तो ये शब्द नहीं कहा जाएगा। इसका अर्थ निकला तो ये शब्द कहा जाएगा। इसको थोड़ा सा गौर करिए मेरी बात को, आप समझ पा रहे हैं। तो शब्द क्या होता है, तो ऐसे ही जैसे एक बात नहीं कि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। कंफ्यूज हो गए ना, ठीक है। वैसे जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड प्रकार के या हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं। बच्चे कौन होते हैं, जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं। इसकी चर्चा जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहा था तो उस पर बहुत विस्तार से किया है। अगर आप चाहें तो वहां पर थोड़ा सा इसका रिव्यू ले सकते हैं या देख सकते हैं। अभी मैं इसकी पुनः चर्चा कर दूंगा, तो दिक्कत का कोई बात है नहीं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो सरप्राइज करते हैं, चौंका देते हैं, आप समझ रहे हैं, इन पर भी तो चर्चा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हम सबसे ज्यादा इस पर चर्चा करेंगे, तो इसीलिए मैं पढ़ाने से पहले ये थोड़ा सा भूमिका बना देना चाहता था। आप इस बात को भली भांति समझिए, जब जैसे जैसे हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों इन पर ज्यादा जोर देता हूं। तो स्टूडेंट ठीक हो आप, तो अक्षय की पाठशाला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और हम ग्रामर की इस क्लास में अब उस पड़ाव में आ गए हैं जहां पर हम अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब हम शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो एक बात मेरे मन में आ रही है कि क्यों ना कुछ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा उस पर भूमिका पर, उसकी भूमिका पर कुछ चर्चा की जाए। क्या क्या हमें टैकल करना होगा, किन बातों से हमारी मुलाकात हो सकती है। जैसे अभी आप देखेंगे कि टेंस तो बहुत जरूरी है ना, उस पर हमने विधिवत अध्ययन किया था। तो मेरा मानना है कि पहले आप इत्मीनान से टेंस जो पढ़ाए गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लास जो पढ़ाई गई हैं, उन पर आप ज्यादा जोर दीजिए, पहले उनको पढ़ लीजिए, फिर ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बातें करें। अब जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ बिंदुओं पर पढ़ाने से पहले मैं चर्चा कर लूं तो बेहतर होगा। जैसे कि हम यह बात कर लें कि पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या उस पर पर्सनल प्रोनाउन जो है उसके केस चलते हैं, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस आदि। तो इन पर चर्चा बहुत जरूरी है। तो पढ़ाने के इस क्रम में मुझे यूं ही लगा कि क्या हमें बेसिक पता है। जैसे मैं बात करता हूं कि सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, तो बस थोड़ा सा आपकी ग्रामर को और मजबूत करने के लिए 2-4 मिनट में हम कुछ ऐसे ही मजबूत करने के लिए आपसे बात करना चाहेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अक्षर क्या होता है? अक्षर मीन्स लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तो ये बहुत से बुनियादी बातें हैं, बहुत से बुनियादी सवाल हैं जिन्हें पता होना बहुत जरूरी होता है। जैसे लेटर, अक्षर क्या होता है, आइए मैं संक्षेप में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो विधिवत पढ़ेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसे आप देख लीजिए। जैसे लेटर क्या है, लेटर LETTER, लेटर। हिंदी में बच्चों इसको ही अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर क्या है? देखिए, अक्षर वह है कि जिन आवाज को, जिस साउंड को हम लिख सकते हैं उनको हम अक्षर कहते हैं। जैसे का, ख, ग, घ, अंग, ये हिंदी की बात रही। इंग्लिश में ABCD, तो मेरे मुंह से जो साउंड निकल रहा है, आवाज लिख रहा है, उसे मैं लिख सकता हूं। तो उन आवाजों को अक्षर कहते हैं, उस साउंड को अक्षर कहते हैं जिसे हम लिख सकते हैं। जैसे अब मैं ऐसे आवाज कर दिया, क्या आप इस आवाज को लिख सकते हैं? आवाजें तो बहुत हैं, लेकिन हर आवाज को आप थोड़ी लिख सकते हैं। जैसे दरवाजे का आवाज निकलना, या हम पैदल चलते हैं तो खटपट की आवाज होना, बहुत सारी आवाज, तो उन्हें थोड़ी हम लिख सकते हैं। तो अक्षर क्या है? अक्षर उन्हें कहेंगे बच्चे जिन आवाजों को हम लिख सकते हैं। का, ये एक आवाज निकल रही है मेरे मुंह से, ये मेरे मुंह से आवाज निकल रही है। तो जो आवाज निकल रही है और जिसे हम लिख सकते हैं वही अक्षर है। ठीक है बच्चे, तो सब क्या होता है? अक्षर होते हैं। तो अक्षर में क्या आ जाएगा? जैसे ए से लेकर जेड तक सभी लेटर्स हैं, अक्षर। ABCDEFGHIJKLM जो भी है, ये सब क्या है? अक्षर है। हिंदी में बोलेंगे तो का, खा, गा, घा, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ये सब क्या है? अक्षर ही तो है ना। तो आपने जाना अक्षर, ऐसी आवाज जिसे हम लिख सकते हैं वो अक्षर है। ठीक है, एक शब्द आप और सुने होंगे, वर्णमाला। वर्णमाला को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। मैं थोड़ा सा, क्या कहते हैं? वर्णमाला इंग्लिश में बच्चों इसी को क्या कहते हैं? अल्फाबेट। मैं इधर लिख देता हूँ ALPHABET।
अल्फाबेट यानी वर्णमाला। देखिए अक्षर और वर्णमाला में छोटा सा अंतर है। गौर करिए कि जब हम केवल एक अक्षर बोले, जैसे मैं बोलूं कि बी, क्या बोले बच्चे, बी, तो बी क्या है, अक्षर है, एक लेटर है। लेकिन अगर मैं पूरे 26 अक्षर लिखूं, यानी ए से लेकर जेड तक, हिंदी में बोले तो का से लेकर ज्ञ तक, तो सबको सबको एक साथ जो होते हैं वर्णमाला, माला माले माला क्या, सब एक साथ गूंथ दिए गए माला में, तो क्या हुआ, वो सब क्या है, वो अल्फाबेट है। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो आपने जाना कि अक्षर क्या है, वर्णमाला क्या है। इंग्लिश में इसी बात को मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, लेटर क्या है, अल्फाबेट क्या है। क्या आपने यह बात समझी तो लाइक करिए। अब अगली बात पर मैं थोड़ा सा एक कदम और बढ़ता हूं। वो क्या है मेरे बच्चे, कि अक्षर के बाद जो बड़ी इकाई आती है वो होता है वर्ड। क्या होता है, वर्ड। देखिए वर्ड, हिंदी में इसी को बच्चों क्या कहते हैं, शब्द। अब देखिए जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या अंग्रेजी क्या हिंदी, आप अगर हिंदी का भी आपका ग्रामर मजबूत हो जा रही होगी, ये तो निश्चित रूप से है, क्योंकि मैं दोनों मीडियम में पढ़ा रहा हूं। तो शब्द क्या है बच्चे, शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। याद रखें, एक बात और कहूंगा, जिनका सार्थक अर्थ निकले। क्या मैं बोला, शब्द उनको कहते हैं दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। शर्त यह है कि उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकले तो वो वर्ड कहे जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अक्षर का मेल हो जाए और उसका अर्थ कुछ ना निकले तो वो शब्द नहीं कहा जाएगा। दो शर्तें हैं, कि एक या एक से अधिक अक्षरों का मेल हो और फिर क्या हो, उसका कुछ मतलब निकले, तो उसे वर्ड कहते हैं। हिंदी में उसे शब्द कहते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या, अक्षरों इंग्लिश में बोले तो लेटर्स के मेल माने मिलने को, मेल को क्या कहते हैं बच्चे, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द माने वर्ड कहते हैं, इंग्लिश में शब्द कहते हैं। लेकिन बात यहीं से नहीं पूरी हुई, अगली बात भी मैं बोला हूं, क्या, जिनका अर्थ हो, जिनका अर्थ हो मतलब उनका मतलब भी निकलना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिख दूं, जैसे हमने कहा का धन म धन ला, तो आप बराबर क्या कहते हैं, कमल। तो ये देखो कमल क्या है, शब्द है, एक दो तीन अक्षर मिल गए तो क्या बन गए बच्चे, शब्द बन गया। लेकिन अगर मैं ऐसे मिलाऊं, देखिए ला धन का धन म, तो मेल तो यहां भी हुआ। देखिए क्या बना, ला का म, तो देखिए मटेरियल तो उतना ही है, फिर से मैंने मिलाया, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा बच्चे, तो ये शब्द नहीं कहा जाएगा। इसका अर्थ निकला तो ये शब्द कहा जाएगा। इसको थोड़ा सा गौर करिए मेरी बात को, आप समझ पा रहे हैं। तो शब्द क्या होता है, शब्द उसे कहते हैं दो या दो अक्षरों के मेल से जो शब्द बनता है उसे शब्द कहते हैं, बशर्ते उसका अर्थ निकलता हो। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा बेसिक पे बात करना चाहता हूं, इसलिए कि आपको एक्टिव पैसिव आगे ठीक ठाक समझ में आए और आप गदगद होके क्लास जब पढ़ें तो गदगद होके पढ़ें और खुश होके जाएं, है ना। अगला वर्ड मैं फिर से लिख देता हूं बच्चे, क्या लिख देता हूं, अगला वर्ड है इसी से मिलता जुला, कि वाक्य क्या है, कि वाक्य अंग्रेजी में इसे बच्चे बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस इंग्लिश में सेंटेंस, हिंदी में वाक्य। तो इसके लिए भी वही शब्द है, थोड़ा सा गौर करिए। अभी शब्द किससे बना था, अक्षरों के मेल से। अब वाक्य किससे बनेगा, शब्दों के मेल से। समझ गए ना मेरी बात। देखिए मैं ये कह रहा हूं इसी से बन जाएगा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, बशर्ते उसका अर्थ निकलता हो। मैं क्या कह रहा हूं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, शर्त यह है कि उसका अर्थ निकलता हो। ये थोड़ी कि मिला दिया अर्थ नहीं निकलता तो वाक्य नहीं बनेगा, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या आप ऐसे ही वाक्य की परिभाषा लिखेंगे, दो या दो से अधिक
यहाँ अक्षरों की जगह क्या यूज कर लीजिएगा, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, यहाँ शब्द की जगह वाक्य कहते हैं, बशर्ते जिनका अर्थ हो। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं? वेरी गुड। अब मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि अभी जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो एक बात की मैं अगली चर्चा करना चाहता हूं। अब इन्हीं से थोड़ा थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, तो इसे थोड़ा सा आप चाहें तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगली बात इससे मजेदार बताता हूं। मैं अब जब आप अक्षर समझ गए हैं, शब्द समझ गए हैं, सेंटेंस यानी वाक्य समझ गए हैं, तो अगला सवाल मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, ये है, आप कंफ्यूज मत होइए इन बातों को लेकर के। जैसे कि एक चीज होती है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, क्या बच्चे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के कितने अंग होते हैं, पार्ट होते हैं। जैसे आप बचपन से पढ़ते हैं पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के अंग, तो कान है, आई है, नोज है, टीथ है, टंग है, बहुत सारे अंग। इसी तरह सेंटेंस के भी पार्ट होते हैं। अब मैं लिंक कर रहा हूं पिछली क्लासों से आपको कि जो सेंटेंस के पार्ट्स थे वो कुछ और नहीं थे, वही तो थे। जैसे हमने कोई वाक्य लिखा कि राहुल पेन खरीदता है। तो अब देखिए, जैसे हमारा सेंटेंस का परिभाषा क्या है, शब्दों में एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, एक शब्द ये। गौर ये करना है कि अब जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं तो हर अंग का नाम होता है, ठीक वैसे ही सेंटेंस के जितने भी ये शब्द है तो ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, लेकिन है क्या, इनका कुछ हम नाम धरा देते हैं। जैसे आपका आंख, कान, नाक, कुछ हाथ पैर होता है, तो जैसे हमने इसका नाम धरा दिया। बच्चे ये क्या है, जैसे ऐसा जो ग्रामर के विद्वान थे उन्होंने नाम रख दिया था, इसका नाम सब्जेक्ट रख दिया, इसका नाम बच्चे क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका नाम रख दिया मेन वर्ब रख दिया। ऐसे ही WH वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्यों के अंग होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पार्ट आप सेंटेंस में यह बात ध्यान दीजिए कि अंग कोई और नहीं थे, आप अनजाने में उन्हें पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, अदर वर्ड है, WH वर्ड है, नॉट है, जितना भी होगा वो कोई ना कोई अंग ही होता है बच्चे। तो सेंटेंस का ये अंग होता है। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, हमने पढ़ा पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो वाक्य के अंग। अगली बात मैं इसी से जुड़ती हुई बताता हूं, कंफ्यूज करने वाली, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या बच्चे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी अब ये वाक्य के पार्ट्स नहीं है, अंग नहीं है, अब ये वाक्य के प्रकार हैं। क्या बच्चे, वाक्य के प्रकार हैं। आप क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? तो वाक्य तो आपने पढ़ रखा है, पहले से पढ़ रखा है। उदाहरण के लिए जैसे हमने पढ़ रखा है, नंबर 1 कौन होता है बच्चे, असर्टिव सेंटेंस। क्या पढ़ा है, असर्टिव सेंटेंस। हमने पढ़ रहा है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने ये पढ़ रखा है। हमने पढ़ रखा है इंपरेटिव सेंटेंस, गौर करते रहिए, इंपरेटिव सेंटेंस। हमने पढ़ रखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने पढ़ रखा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा है। तो गौर करिएगा, इसमें वाक्यों का नेचर दिखाया जाता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव में WH वर्ड प्रकार के या हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं, इसमें 2 प्रकार होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं। बच्चे कौन होते हैं, जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं। इसकी चर्चा जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहा था तो उस पर बहुत विस्तार से किया है। अगर आप चाहें तो वहां पर थोड़ा सा इसका रिव्यू ले सकते हैं या देख सकते हैं। अभी मैं इसकी पुनः चर्चा कर दूंगा, तो दिक्कत का कोई बात है नहीं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो सरप्राइज करते हैं, चौंका देते हैं, आप समझ रहे हैं, इन पर विधो चर्चा। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी जब आशीर्वाद लेते हैं, देते हैं,
या किसी को अभिशाप देते हैं, श्राप। तो बच्चों मुझे ये आपने देखा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखा, उसके 5 प्रकार है। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस देखा, जो हर शब्द ही कोई ना कोई अंग बन जाता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस शुरू होने से पहले मैं एक चीज की और चर्चा कर दूं, फिर हम उस पर विधिवत चर्चा करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि पढ़ने के क्रम में ये कंफ्यूजन कर देते हैं, तो उस कंफ्यूजन को पहले ही हम दूर कर लेते हैं, है ना। तो आपने ये 5 प्रकार देखे। मैं जिस बात पे अगली चर्चा कर रहा हूं वो ये है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट भी एक पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी एक पार्ट है, मेन वर्ब भी एक पार्ट है, ऑब्जेक्ट भी एक पार्ट है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ें इससे पहले मैं सबसे महत्वपूर्ण जो सेंटेंस का पार्ट है ऑब्जेक्ट, उस पर थोड़ा सा चर्चा करता हूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है और कितने हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो हम जान लें तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हमें बेहतर समझ में आएगा, ये मेरा मानना है ना। तो आइए हम थोड़ा सा केवल अभी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कर्म की बात हम करना चाहते हैं। इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं ऑब्जेक्ट की चर्चा थोड़ा सा करता हूं आपसे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो पार्ट है ऑब्जेक्ट, किसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो बात हो चुकी है इस पर एक बार, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि ऑब्जेक्ट टारगेट होता है, किसका टारगेट होता है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का टारगेट ऑब्जेक्ट होता है। कोई काम किया जाता है, कोई करता है, कोई काम इसलिए करता है कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करे, तो जो उद्देश्य होता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन मैं एक वाक्य लिख के थोड़ा सा साबित करता हूं। जैसे मान लिया रामू मुझे पेन नहीं देता है। ध्यान दीजिए, रामू मुझे पेन नहीं देता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वेरी सिंपल है, आप इसे बना लेंगे। कैसे, चलिए रामू, क्या बच्चे, रामू डज लगेगा, क्यों, क्योंकि रामू सिंगुलर सब्जेक्ट है। रामू डज नॉट देना गिव मी पेन, है ना। तो रामू मुझे पेन नहीं देता है, मैं समझाना ये चाहता हूं। तो प्यारे स्टूडेंट इस पर गौर करिए। अभी जो मैं यह वाक्य लिखा हूं कि रामू मुझे पेन नहीं देता है, अब मैं ठीक उल्टा लिख दिया हूं कि मैं रामू को पेन नहीं देता हूं। तो देखिए है क्या, अब मैं इसे क्या बनाऊंगा, आई डू। अब डू क्यों है, रामू के सिंगुलर था तो डज लगता है, आप जानते हैं कि आई के साथ डू लगता है। तो आई डू नॉट गिव, आई डू नॉट गिव पेन, आई डू नॉट गिव पेन टू रामू। यह सेंटेंस बना। केवल आपको अभी यहां पर इतना ध्यान देना है, देखिए आई और मी को, ठीक है ना। यहां भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, देखिए पेन तो ऑब्जेक्ट है ही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, रामू क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। हुआ क्या है कि यहां पर रामू सब्जेक्ट है, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट हूं, यहां पर मैं सब्जेक्ट हूं, यहां पर रामू ऑब्जेक्ट है। भाव ये है कि जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन का ही, शी, आई, बी, यू, दे आदि, तो ये क्या होते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो अपने तीसरे फॉर्म में हमेशा रहते हैं, और जब सब्जेक्ट बनते हैं तो हमेशा अपने पहले फॉर्म में रहते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के केस चलते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप देखिए यहाँ पर। जैसे पहला होता है बच्चे क्या, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस ये होता है। और दूसरा मैं अभी यहां पर लिख देता हूं ऑब्जेक्टिव केस, क्या लिख देता हूं, ऑब्जेक्टिव केस, ये लिखा मैंने। तो जैसे आई है, आई ये सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट जब बनाना हो तो मी करते हैं,
जैसे यू है बच्चे, तो उसका ऑब्जेक्ट जब करते हैं तो यू ही होता है, गौर करिएगा। ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस एक ही होता है। जैसे ही है तो इसका क्या हो जाता है बच्चे, हिम हो जाता है। सी है तो इसका क्या हो जाता है, हर हो जाता है। अगर दे है, देखिए दे है तो इसका क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। अगर वी है, डब्ल्यू ई, तो इसका क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अगर बच्चे ईट है तो इसका क्या हो जाएगा, ईट ही रहता है। तो यही बताना था। क्या आप इस बात को भली भांति समझ गए हैं? मैं शुरुआत ऑब्जेक्ट से कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कोई वस्तु हो सकती है या स्थान हो सकता है। जैसे आई गो टू होम, तो यहाँ होम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या हुआ, स्थान हुआ। यहाँ पेन है ना, ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है ना। मैं कहना ये चाहता हूं कि हमको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें इसके साथ काम करना है। किसके साथ बच्चे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में हम सबसे ज्यादा इस पर चर्चा करेंगे, तो इसीलिए मैं पढ़ाने से पहले ये थोड़ा सा भूमिका बना देना चाहता था। आप इस बात को भली भांति समझिए। जब जैसे जैसे हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों इन पर ज्यादा जोर दे रहा था। ठीक है ना। आप इसको कॉपी में लिखिए अच्छे से, और हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का इंतजार करते हैं खत्म। और लीजिए, ये रहा आपके सामने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको। तो एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज मैं यहां लिखता हूं। देखिए किताबों में तो केवल वॉइसेस लिखा रहता है, लेकिन मैं लिख देता हूं एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव वॉइस, वॉइसेस। देखिए इसका मतलब समझिए। एक्टिव माने होता है बच्चे सक्रिय, जैसे तेज तर्रार, सब कुछ सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। पैसिव माने क्या होता है, जो निष्क्रिय हो जाए, पड़ा रहे, कुछ ना करे, बेमतलब का हो जाए, है ना। तो एक्टिव का अर्थ ये है कि सक्रिय, पैसिव का अर्थ क्या है, निष्क्रिय। अब किसे सक्रिय निष्क्रिय करना है, सवाल अब यहाँ है ना कि अंग्रेजी में किसे सक्रिय निष्क्रिय से मतलब है, कौन ऐसा आलसी है। नहीं, आलसी कोई नहीं है, हमको आलसी बनाना है किसी को। आइए बना देते हैं। देखिए एक डायरेक्ट मैं वाक्य लिखता हूं, जैसे आई कैच ए डक। मैं एक बतख पकड़ता, मैं एक बतख पकड़ता। अब आप जानते हो कि ये होता है बच्चे सब्जेक्ट और ये होता है ऑब्जेक्ट। ये होता है सब्जेक्ट, है ना, और डक होता है आपका ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज देखो, एक्टिव तो वो होते हैं, अंग्रेजी की भाषा में कहें कि जितने भी अभी तक आप टेंस में वाक्य पढ़े थे वो सब एक्टिव ही होता है। अब क्या होता है, एक्टिव से हम उसे पैसिव बनाते हैं। दरअसल होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट महोदय हैं यहां पर, और ये सब्जेक्ट महोदय हैं, तो ये सक्रिय है और ये मानते हैं कि ये निष्क्रिय। क्या है कि ये भैया सब्जेक्ट एक्टिव है, ऑब्जेक्ट पैसिव है। तो करेंगे क्या, इसका ठीक उल्टा कर देंगे। चलिए हम भैया क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को एक्टिव कर देंगे और सब्जेक्ट को कर देंगे पैसिव। ऐसे समझिए। यानी अब क्या होगा कि इन्हें सेनापति बना देंगे और इन्हें उनके पीछे चलने वाले बना देंगे। अभी इतना ही समझिए, ये है क्या। अभी आप, मैं चित्र से बताऊं कि अगर आपको इतने पर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे देखिए कि ये मान लेते हैं, ये मैं हूं, मान लेते हैं, और ये क्या है, ये मान लेते हैं कि डक है। क्या बच्चे, बतख है, जो भी चाहे। मैं क्या कर रहा हूं, इसे पकड़ना चाहता हूं। मैं किसे पकड़ना चाहता हूं, इसे पकड़ना चाहता हूं। अब क्या हुआ कि जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, डक इधर आ जाएगी और मैं उधर चला जाऊंगा। तो ये जो चित्र है नंबर 1 का, इसे बच्चे मैं कहूंगा कि ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है नंबर 1। नंबर 2 क्या है, पैसिव वॉइस बना देते हैं। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, चलिए डक इधर आ जाओ तुम, चलो ये डक बेचारी इधर आ गई और मैं किधर चला गया, मैं चला गया इधर। मान लेते हैं बेचारा ऐसे ही है,
तो देखो ये जो नंबर 2 चित्र है यही तो बच्चे क्या है, पैसिव। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं? मैं बेहतर बताने का कोशिश कर रहा हूं कि शायद किताब में ऐसा कहीं ना मिला हो। टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन हो सकता है कि मैं दूसरे ढंग से पढ़ा रहा हूं। ये जो चित्र है ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। ये जो चित्र है ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है ना। मुझे बहुत ज्यादा चित्र तो बनाना नहीं आता, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहा था, है ना बच्चे। तो इसे थोड़ा सा आप गौर करिए, है ना। चलिए, तो रूल नंबर 1 यही था बच्चे, रूल नंबर 1 यही था। क्या था रूल नंबर 1? कि क्या, अब आप बता दो। रूल नंबर 1 मैं यहां लिख देता हूं। रूल नंबर 1 ये है कि जो भैया सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, वो किसकी जगह चले जाते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह, है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऐसे कुछ आप भली भांति समझ गए होंगे। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 की चर्चा कर लेते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो रूल नंबर 2 ये है बच्चे मेरे कि हमेशा जो आपकी क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। हमेशा हमेशा कोई भी टेंस हो उसमें जो मेन वर्ब है उसका क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म ही लगेगा। क्या लगेगा बच्चे, थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है ना। ये रूल नंबर 2 हो गया। तो बड़ा आसान था कि हमें जैसे गो वेंट गान है तो हमेशा हमें किसके पीछे पढ़ना है, गान के पीछे पढ़ना है। राइट रोट रिटेन है तो हमेशा हमेशा किसे लिखना है, रिटेन लिखना है। तो आप थर्ड फॉर्म तो खूब रटे हो, है ना। रटे हो कि नहीं, नहीं रटे हो तो रट लो, अभी देर थोड़ी हुई है ना। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 ये कहता है बच्चे कि टेंस में कुछ चेंज होते हैं। क्या होते हैं, टेंस में परिवर्तन होता है। क्या होता है, टेंस में परिवर्तन होता है। ये 3 हो गया। चौथा मैं कह देता हूं मेरे बच्चे कि पैसिव वॉइस बनाते समय एक शब्द है बाई का यूज होता है। क्या होता है, बाई का यूज होता है ना बच्चे, बाई का यूज होता है। तो आपने मोटा मोटा इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, है ना। चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखाता हूं। जैसे he did not kill a duck। तो डिड नॉट डिड लगा है तो यही हुआ कि उसने कोई बतख नहीं पकड़ा, उसने कोई बतख नहीं पकड़ा ना, कैच नहीं किया, मारा नहीं, सॉरी किल है यहाँ पे, कोई बतख नहीं मारा। तो चलिए अब मैं श्री गणेश कर देता हूं पैसिव वॉइस का। ये बच्चे हमारा जो वाक्य है ये जैसे बना है इसे हम कहते हैं एक्टिव। अब बनाते हैं बच्चे पैसिव। क्या बनाते हैं, पैसिव। तो चलिए नियम के हिसाब से ये हुए हमारे भैया क्या, सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हुए, ऑब्जेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, हम जो है खींच के इनको लाते हैं इधर, ले आए। जैसे अब लिखेंगे ए। अब देखिए ए जैसे यहाँ छोटा है तो यहाँ तो बड़ा होगा, आप जानते हैं कि वाक्य की शुरुआत बड़े अक्षर से, ए डक। एक काम हो गया, ए डक। अब डिड की जगह क्या आएगा, डिड की जगह बच्चे आएगा वाज। क्या आएगा, वाज। ए डक वाज क्या, नॉट किल्ड। थर्ड फॉर्म, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड होता है, नॉट की जगह नॉट है, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब है। लेकिन आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा किसका, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ही। अब बाई का इस्तेमाल करते हैं, बाई ही। तो ही सब्जेक्ट है तो अपने पहले रूप में रहेंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट महोदय बनेंगे तो तीसरे रूप में जाएंगे। तो ही का क्या हो जाता है बच्चे मेरे, हिम हो जाता है। क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। अभी आप ऐसे ही पढ़े, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो इसमें है कि ये वाज कहां से टपक पड़े, इसलिए देखिए मैं इसे अलग रंग से लिखा हूं, है ना। तो क्यों ना पहले इसी से निपटा जाए, निपट लिया जाए ना। किससे, दरअसल हेल्पिंग वर्ब। मैंने कुछ कहा था कि टेंस बदलेंगे, ये वही कुछ बदला है ना। तो आइए एक सरसरी निगाह में क्यों ना चर्चा कर लिया जाए कि कौन सा टेंस किस में बदलता है, और आप उसे अच्छे से रट लें तो पैसिव वॉइस बनाने में आप मेरे साथ मेरी मदद करें समझने में, है ना। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन हो जाते हैं टेंस में। देखिए सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, देखिए सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है ना। तो देखो जो
बच्चे डू है, क्या है, डू है या डज है, क्या है, डू है या डज है, ये किस में चेंज होता है मेरे बच्चे, ये चेंज होगा इज आई एम आर में, किसमें, इज आई एम आर में। देखिए मैं टेंस नहीं लिखना चाहता, क्यों लिखूं, आपको आता है अच्छे से पढ़ूं। अब इसी को मैं लिखूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर लिखूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इतना टाइम कहाँ है आपको, है ना, डायरेक्ट काम चलाते हैं। डू डज चेंज हुआ इज एम आर में, ठीक है ना। और आपका जैसे डिड है, क्या है, डिड, तो डिड किस में चेंज होता है बच्चे, वाज में या वर में, वाज में या वर में। अब डायरेक्ट एक ट्रिक बताता हूं आपको, जैसे आपका आ जाए इज एम आर आ जाए एक्टिव, ये देखो इधर एक्टिव है, इधर रहेंगे पैसिव, देखो इधर एक्टिव में ये जब आएगी हेल्पिंग वर्ब तो पैसिव बनाने में ये हो जाएगी, है ना। अच्छा मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये क्या है, आपको असुविधा ना हो, ये एक्टिव है तो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो डू डज किस में जाएगा, वाज वर्ब, है ना। अब बेहतर है आपके लिए। अब देखिए अगर बच्चे इज आ जाए, इज आ जाए, एम आ जाए, देखिए आया तो इधर भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक्टिव की तरफ आ जाए तो पैसिव तरफ क्या चाहिए, इज एम आर आ जाए, या आपका वाज आ जाए, या आपका वर आ जाए, तो ये जितने भी आ जाए सब के सब वही रहेंगे, क्या रहेंगे, सेम वही रहेंगे। उधर भी एक चेंज होगा, वो क्या होगा देखते हैं। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर या वर यही रहेंगे। इनमें बच्चे एक शब्द जोड़ देना है, क्या, बीइंग, BEING, है ना, है ना अच्छी ट्रिक, BEING जोड़ देना, है ना। अगली बात देख लेते हैं, अगर बच्चे आ जाए, क्या आ जाए, हाइज आ जाए, क्या आ जाए, हाइज आ जाए, या हाइब आ जाए, या हाइड आ जाए, ये तीनों आ जाए, तो इस पर क्या होगा, वही ये सेम उधर आ जाएंगे, इससे क्या आ जाएगा, हाइज आ जाएगा, हाइब आ जाएगा, हाइड आ जाएगा, लेकिन प्लस इनमें जोड़ देना है बच्चे, क्या, बीन। देखिए मैं बहुत सारे टेंस ना लिख करके आपको संक्षेप में बेहतरीन आइडिया दे रहा हूँ, दे रहा हूँ ना, बोलो हाँ, अरे हाँ बोल दो भाई, चलो ठीक है। अब अगला, अगर मॉडल वर्ब आ जाए, मॉडल वर्ब आपको बताए थे, 5 बताए थे, और होती हैं लेकिन 5 बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे बच्चे मे आ जाए, कैन आ जाए, शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, या आर्ट टू आ जाए, तो क्या करोगे, हु बहू इनको उतार दो, यानी मे आएगा, कैन आएगा, शुड आएगा, मस्ट आएगा, सब आएगा, बस एक शब्द इनके आगे जोड़ देने में बच्चे, क्या, बी, क्या जोड़ देंगे, बी, जिससे मे बी, कैन बी, शुड बी, मस्ट बी, आर्ट टू बी। बताइए ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं। ये इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। जो बहुत बड़ा काम था उसे मैं एकदम संक्षेप में आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो जो टेंस वाले चेंज थे, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो हम जो है आगे क्लास जारी करें, और आप मेरे साथ साथ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हल कर पाएंगे, ठीक है ना। इसे बेहतरीन नोट्स बना लीजिए, और बनाने के साथ इसे कहीं कागज में लिख के बढ़िया सजा के कहीं दरवाजे में चिपका दीजिए, कि उठते बैठते आपकी नज़र इस पर पड़े। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी टेंस चेंज होते हैं, तो वो क्या होता है कि जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो बहुत गचपच होगा। जब एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों का कभी दिमाग उधर दौड़ेगा, कभी इधर दौड़ेगा, तो परीक्षा में क्या होता है कि एग्जामिनर इतने चालाक होते हैं कि आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आप क्या करिएगा, इन्हीं को जम के रख लीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, मेरा दावा है ना। तो आप इसे थोड़ा सा बेहतर फेयर में लिखिए और इसे याद करिए, तो आपने बेहतर ढंग से लिख लिया होगा, लिख लिया ना। तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। चर्चा ये है कि जो मैं अभी बताया था ना कुछ देर पहले कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, याद करिए 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में भी 2 प्रकार के, एक WH वर्ड वाले और एक कौन वाले, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब यहाँ पर उनकी जरूरत पड़ेगी। पहले चलिए हम थोड़ा सा 2-4 सेंटेंस असर्टिव पर थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे आई रोट ए लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, क्योंकि
डिड नहीं आता है, आप जानते हो कि डिड नहीं आता, उसकी जगह मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म के साथ आता है। कहना ये चाहते हैं कि इसमें जब सेकंड फॉर्म है तो ये मान के चलिए कि इसमें डिड कहीं घुसा है, छिपा है। अर्थात जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि डिड का वाज और वर्ब में चेंज होता है ना। तो केवल अब आप इस शर्त के लिए बैठे रहे कि डिड तो आया नहीं तो हम वाज भी आर क्यों चेंज करें। अरे मित्र ध्यान रख, ये इसमें डिड छिपा है ना। तो चलिए इसे बनाते हैं। हाँ क्या करेंगे आप जानते हो, ये इधर आएगा और ये महोदय जाएंगे इधर, जाएंगे ना। चलिए लिखें ए लेटर क्या वाज, ए लेटर वाज, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिखाई नहीं दे रहे लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजन करते हैं बच्चे कि यहाँ पर क्या है, छिपी है, तो इसीलिए डिड का वाज आया है, ये समझिए, ए लेटर वाज, और तीसरा फॉर्म लगाइए रिटेन। आप जानते हैं पैसिव वॉइस बनाने में तो हमें कसम खा लेनी है कि तीसरा फॉर्म नहीं लगेगा। रिटेन बाई क्या, आई का मी। अब आई का मी के लिए एक देखिए उदाहरण समझिए। जैसे मान लिया कि आई है तो आई ही क्यों नहीं चला गया, मी क्यों चला गया। देखिए जैसे हमारे पिताजी जाए कहाँ, हमारे मामा के यहाँ या ससुराल जाए तो उनका कितना सम्मान होता है, बशर्ते उनका सब कोई पाँव छूता है। न्योता आया है ना तो गए हैं। अब होता क्या है कि पिताजी ना जाए, कहते हैं कि तुम चले जाओ दादू, चले जाओ। तो अब उनकी जगह तुम जाओगे जब वहां निमंत्रण, और तुम ये भाव खाओ के बैठो कि जैसे पिताजी का पैर छुआ गया है, सम्मान किया गया है, तो वो थोड़ी इज्जत मिलेगी, वो तो पिताजी को मिलेगी, तुम्हें केवल खाना मिलेगा, जगह मिलेगी, बस। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो बात ये है कि ये आई महोदय यहाँ तो खूब सम्मान पाएंगे लेकिन वहां जाएंगे तो अपनी औकात में रहेंगे, अर्थात तीसरे फॉर्म में चले जाएंगे। इसी को कहते हैं पैसिव वॉइस बनाना। ये जो बहुत एक्टिव थे ना, यहाँ उठा के पटक ने पैसिव कर दिया गया, ठीक है ना। इनको जो बेचारे पैसिव थे इनको उठा के एक्टिव कर दिया गया, रोल परिवर्तन हो गया। समझिए बात को, है ना। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखिए एक दो सेंटेंस ऐसे और हम बनाते हैं, है ना, ये समझ पा रहे हैं ना आप। अब एक वाक्य लिख लीजिए, जैसे लिखते हैं गीता इज नॉट प्लेइंग द ड्रम। तो गीता इज नॉट प्लेइंग द ड्रम अर्थात गीता ढोल नहीं बजा रही थी, ढोलक नहीं बजा रही थी, ढोलकी नहीं बजा रही थी, गीता ढोलक नहीं बजाई। ये एक्टिव वॉइस है तो इसे पैसिव वॉइस बनाइए बच्चे। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल। क्या है, ऑब्जेक्ट महोदय ये है कि नहीं, और गीता ये है, तो एक दूसरे की जगह परिवर्तन कर देते हैं। चलो भैया आ जाओ, ये आ गए, ये चलो इसकी जगह, ठीक है ना। तो द ड्रम। अब जानते हैं कि ईजमार किसमें चेंज होता है भैया, ईजमार चेंज नहीं होता, ईजमार लिख दिया जाता है प्लस बीइंग ए टू स्टार जोड़ दिया जाता है, बस हो गया, यही तो था। तो द ड्रम इज बीइंग। अब जो प्लेइंग है ये हमेशा थर्ड फॉर्म में लगेगा, क्या होगा, तो प्लेड बाय, तो आप लगाते हो प्लेड बाय गीता, है कि नहीं। तो द ड्रम इज नॉट बीइंग, क्योंकि नॉट आया है तो यहाँ पे नॉट लिख देते हैं, इज नॉट बीइंग प्लेड बाय गीता। अब गीता का थर्ड फॉर्म थोड़ी होगा, गीता तो गीता है ना। प्रोनाउन में ऐसा नियम था, ही हो, सी हो, आदि आदि। आप समझ पा रहे हैं ना। तो शायद एक बात याद रखिएगा, पिछले वाक्य में मैंने बाई शायद ना लगाया, मुझे लग रहा है, तो बाई मिस्टेक हो गया होगा, आप उसे ऐसे ही सुधरा हुआ समझिएगा, है ना। बाई मी, बाई हर, जो भी है, तो बाई तो लगना ही लगना है। मुझे लगता है कि बाई मिस्टेक को थोड़ा सा भूल गए हैं, तो उससे आप मिस्टेक को सुधारिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही एक दो वाक्य और देख लेते हैं। जैसे तो ये जयमार वाले वाक्य हैं, वाजवर वाले वाक्य हैं, तो उसमें क्या जोड़ देते हैं बच्चे, बीइंग जोड़ देते हैं। अब जरा आइए हम थोड़ा सा इंट्रोगेटिव पे थोड़ा सा बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, एक दो वाक्य इंट्रोगेटिव पे बात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए तो थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लूं, इंट्रोगेटिव क्या, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है बच्चे मेरे, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं बच्चे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब नंबर 2 से शुरू होते हैं, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे आती है, नंबर 1 पे क्या आता है, WH वर्ड आता है। तो एक ऐसे सेंटेंस जो WH
वर्ड से प्रारंभ होते हैं इन्हें नंबर 1 से माना जाता है। तो इस वाक्य में विशेषता यह है कि शुरुआत में ही एक शब्द लिखा रहता है, क्या। क्या तो क्या लिखा जैसे शुरू में मिल जाए आपको तो आप क्या कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से हम उस वाक्य को बनाना शुरू करेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रही है? नहीं, मैं क्या बकबक कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इंट्रोगेटिव प्रकार का क्वेश्चन है तो देखें नंबर 1 पे क्या लगेगा। नंबर एक पर मेरे बच्चे क्या लगेगा, WH वर्ड। WH वर्ड क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे हु है, होयर है, व्हाई है, व्हेन है आदि ना। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए मैं इसे नंबर 2 कह रहा हूँ। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 पर सब्जेक्ट आएगा। नंबर 4 पर नॉट आएगा यदि आता है तो। 5 पर बच्चे मेन वर्ब। 6 पर मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट आएगा और 7 पर अदर वर्ड आएगा। तो ये जो फॉर्मेट है तो 2 प्रकार से बनता है। क्या 2 प्रकार से बनता है, एक नंबर 1 से यानी ये यहां से लिखना शुरू कर, एक नंबर 2 से यानी ये, इसको आप समझिए, मैं ये कहना चाहता था, ठीक है ना। इसको भी आप ऐसे ही थोड़ा सा लिख लीजिए। तो आइए जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ उस पर चर्चा करते हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, है ना। तो आइए हम ऐसे वाक्य शुरू करते हैं जैसे एक वाक्य, डू यू किल अ स्नेक। अब ये कैसा है, ये ऐसा है, क्वेश्चन मार्क है। हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 से शुरू होना है तो इसका डू का मतलब प्रेजेंट इन, क्या तुम सांप को मारते हो, डू यू किल ए स्नेक। याद रखिएगा पिछले 2 एक वाक्य जो मैंने बनाया है तो भूल बस उसमें लगता है बाई नहीं लगा पाया हूं, तो उसको सुधार लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, है ना। अब आइए इसमें देखते हैं। तो है क्या कि ध्यान ये देना है आपको कि जो जगह परिवर्तन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होगा, बाकी किसी का जगह परिवर्तन टस से मस नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जगह तो हमका इनका बदलना है भैया, इनका, लेकिन ये इनकी जगह, ये इनकी जगह, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यही है। इनकी जगह नहीं बदलेगी, इनकी जगह नहीं बदलेगी, किसी की नहीं बदलेगी। तो आप जानते हैं डू डज किस में चेंज होता है, इज एम आर में। तो यहां मैं लिख देता हूं इज, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, इज ए स्नेक, इज ए स्नेक, इज ए स्नेक। किल की जगह किल्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म किल्ड बाई। मैं बताया हूं कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही होता है, तो यहां पर यू, ये बना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि यहां पर यू लिखा है, यहां पर यू लिखा है, लेकिन गौर करना, क्या करना कि ये वाला यू वो वाला यू नहीं है। देखने में लगता है कि ये वाला यू वो वाला यू है, लेकिन ये वाला यू वो वाला यू नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो यू है ये पहला वाला है और ये जो यू है ये कौन सा है, तीसरा वाला है, तीसरा वाला। क्या मेरी बात समझ? देखने में एक लगता है लेकिन इस बारीकी को आप समझिएगा आगे चल के, है ना। तो आप इसे थोड़ा सा लिखिए, मैं आपसे मिलता हूं। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं कहना ये चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं कि ये जो यू है ये वाला यू वो वाला यू नहीं है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक बात नहीं कि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। कंफ्यूज हो गए ना, ठीक वैसे ही, है ना। तो यह समझिए कि इस बारीकी को समझिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बच्चे 2 पार्ट में बताना जरूरी होगा, एक पार्ट यहीं तक। अगले पार्ट में हम और सेंटेंस के जो प्रकार हैं, जैसे WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य या इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, लेट से शुरू होने वाले, रिक्वेस्टेड आदि, बहुत ऐसी तमाम गूढ़ बातें हैं जो चर्चा अगले क्लास में जारी रहेगी, है ना। तो बाय बाय, नमस्ते, पढ़ते रहिए, थैंक यू।